गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल रेखा के अंतर्गत कुछ उदाहरण देखेंगे। पेज नंबर 1022 का उदाहरण नंबर 3 है। समतल तथा रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको एक समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x + 4y - z = 3 तथा एक रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों का कटान बिंदु निकालना है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक समतल है जो कि दिया हुआ है ऊपर वाला, और ये एक रेखा है नीचे वाला। ये रेखा क्या कर रहा है, इस समतल को छेदते हुए यहाँ पर एक कागज़ की कल्पना करो और यहाँ पर एक पतला सा स्पोक की कल्पना करो। ये स्पोक इसको छेद करते हुए निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कटान बिंदु। इसी का आपको निर्देशांक निकालने के लिए कहा गया है। इसके लिए हम रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु निकालेंगे। हमको पता है कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो उस पर स्थित कोई एक बिंदु निकालेंगे। अब मान लीजिए कि वो वाला बिंदु ये कटान बिंदु है, तो जो वो बिंदु निकालेंगे, मान लो वो कटान बिंदु है, तो वो कटान बिंदु कहाँ पर होगा। अब जानते हो कि कटान बिंदु समतल पे होगा, ठीक है। मान लो उस रेखा पर स्थित बिंदु यहाँ पर है, तो वो समतल पर नहीं होगा। यहाँ पर है तो समतल पर नहीं होगा। तो कौन सा बिंदु समतल में होगा, केवल कटान बिंदु समतल पर होगा। तो हम सबसे पहले इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आप पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हो, ध्यान देंगे इसको। इसके लिए इस रेखा के समीकरण में इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट लिखेंगे k, और इसकी k की हेल्प से x y z का मान निकालेंगे। तो x y z का मान जो आएगा k के फॉर्म में, वही आपका इस रेखा पर स्थित कोई विशेष बिंदु होगा, व्यापक बिंदु होगा वो। तो देखिए कैसे निकलेगा, x - 1/2 = k। तो यहाँ पर x - 1/2 = k हो गया। तो आगे हल करेंगे तो x - 1 = 2k। यहाँ से आएगा x = 2k + 1। ठीक उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे। इसी प्रकार आप निकालेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा -3k + 2 और z बराबर होगा 4k - 5। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा पर स्थित व्यापक बिंदु, यहाँ x निर्देशांक रहेगा, यहाँ y और यहाँ z। तो हमने x निकाल लिया है 2k + 1, y -3k + 2 और z निकाला है 4k - 5। तो ये रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है, व्यापक बिंदु यानी कोई भी बिंदु हो सकता है। मान लो k का मान 1 है तो कोई विशेष बिंदु मिलेगा, k का मान 2 रख देंगे तो कोई दूसरा बिंदु मिलेगा। तो k का मान रखते जाएंगे तो रेखा के सभी बिंदु मिलते जाएंगे। अभी ये सभी बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहा है, अलग अलग नहीं कर रहा है। ये व्यापक बिंदु है। अब मानते हैं कि मान लो ये जो बिंदु मिला है, जैसे कि ऊपर चित्र में दिखाए थे कटान बिंदु, वो कटान बिंदु है मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम आगे कि माना यह बिंदु समतल और रेखा का कटान बिंदु है, तो यह क्या करेगा, यह समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर ये बिंदु रेखा और समतल का कटान बिंदु है, तो ये कटान बिंदु है, तो देखो चित्र में कटान बिंदु कहाँ पर है, कटान बिंदु रेखा में भी है और समतल में भी है, ठीक है। कटान बिंदु हमेशा किस में होगा, दोनों में होगा। रेखा पर बिंदु और समतल पर बिंदु होगा। ये सपोज ये बिंदु देखें, ये बाहर में बिंदु लें, क्या ये कटान बिंदु है, नहीं है। ये रेखा पर स्थित खाली बिंदु है, समतल पर नहीं होगा ये। तो कटान बिंदु याद रखिएगा हमेशा समतल और रेखा दोनों पर होगा। तो वो जो बिंदु निकला है, ये बाहर वाला बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और कटान बिंदु है तो समतल पर स्थित है, मतलब समतल को संतुष्ट करेगा। तो आगे हम कटान बिंदु को समतल के समीकरण में संतुष्ट कराएंगे। ये समतल का समीकरण है। इस समतल के समीकरण में कटान बिंदु को रखेंगे, यानी x के जगह में जो आया है उसको y के जगह में, z के जगह में, तो आपको k का मान मिल जाएगा। और k का मान मिलने के बाद आप स्पेशल ये कटान बिंदु निकाल सकते हो। तो देखते हैं आगे। अब ये समतल का समीकरण है, इसमें x y z के जगह में उपरोक्त मान को रखते हैं। x के जगह में 2k + 1, y के जगह में -3k + 2 और z के जगह में 4k - 5 रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k + 2, ये हो जाएगा इतना, ये तो अलग अलग
हो गया ये कोष्टक खोलने के बाद। अब आगे करेंगे हम के को मिला करके एक साथ और कास्टेन को राइट साइड में। इसके बाद के का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसा नीचे देखें। इस प्रकार से आप के को एक साथ मिला करके हल करेंगे तो के का मान आएगा 1। अतः कटान बिंदु बराबर हो जाएगा, कटान बिंदु पता है क्या था, 2k + 1। तो 2k का मान आ चुका, वहाँ रख देंगे 2k + 1। ये x निर्देशांक हो जाएगा। y निर्देशांक उसी प्रकार से है -3k, तो k का मान 1 + 2। इसी प्रकार से z का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार बच्चों कटान बिंदु मिल जाएगा 3 - 1 - 1। तो इस प्रकार से किसी समतल और किसी रेखा का कटान बिंदु निकालेंगे। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, जिसको मैं आपको बुक से ही बता रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल दिख रहा है 2, पेज नंबर 126 का। रेखाओं x/2 = y/2 = z/1, ये एक रेखा है। और दूसरा रेखा है x - 5/4 = y - 2/1 = z - 3/8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है। पहले रेखा के नीचे में क्या है, 2 to 1, तो ये पहले रेखा का दिक् अनुपात है 2 to 1। और दूसरे रेखा का दिक् अनुपात दिख रहा है 4 1 8। तो दिक् अनुपात को हम मानते हैं ABC, तो पहले रेखा से मिल जाएगा A1 B1 C1 और दूसरा रेखा से मिल जाएगा A2 B2 C2। तो आपको दोनों रेखा से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है। ऊपर में कौन से बिंदु से गुजर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बीच का कोण निकालना है। तो जैसे मैं पूछूं कि ये दूसरा रेखा कौन से बिंदु से गुजर रहा है, तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, x - x1/a y - y1/b = z - z1/c। तो x1 y1 z1 ही होता है जो जिस बिंदु से रेखा गुजरता है। तो x1 की जगह में 5 है, y1 की जगह में 2 है और z1 की जगह में 3 है। तो आपको पूछा गया, मान लो कि सेकेंड वाला रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है, तो 5 2 3। यहाँ पे बीच को कोण निकालने में किस बिंदु से गुजर रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा तो आप ध्यान देंगे। और पहला रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है, तो x - x1, यहाँ पे माइनस के बाद क्या है, कुछ नहीं, यानी 0, y - 0 z - 0। मतलब पहला रेखा कौन से बिंदु से गुजर रहा है, 0 0 0। ठीक, ये आगे भी जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए। यहाँ से आपने देख के निकाल दिया। अब दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र पता है आपको, आगे देखते हैं। माना दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो उसका कास का फार्मूला ये होता है जो आप जानते हो, याद कर चुके हो। कास थीटा इक्वल टू होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन रूट। रूट के अंदर क्या रहेगा, पहला रेखा का दिक् अनुपात का वर्गों का योग। ठीक है, A1 B1 C1 क्या है देख चुके हो ऊपर, पहला रेखा का दिक् अनुपात। तो पहले रूट में क्या रहेगा, पहले रेखा का दिक् अनुपात रहेगा, यानी कि A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर + C1 स्क्वायर। दूसरे रूट में रहेगा दूसरे रेखा का ABC, यानी कि A2 B2 C2। तो A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है। इस फार्मूला में ऊपर दिए गए A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान को रख देंगे। रखने के बाद कैलकुलेशन आप देख चुके हो, ये कैलकुलेशन आसानी से करके आप देखेंगे तो ऐसा कुछ मिला, कास थीटा इक्वल टू 2/3। तो हमको तो थीटा चाहिए, तो कास को ट्रांसफर करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 2/3। इस प्रकार से दो रेखाओं के बीच का कोण आप निकाल सकते हो। तो इसका रिटर्न में ज़रूर प्रैक्टिस करें, एक बार ध्यान से समझने के बाद रिटर्न में प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब बच्चों अभी आप देखिए कि दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते कैसे हैं। अब पूछा जाएगा आपको, बताइए कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं या दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो उसके लिए दो कंडीशन हैं जिसको आप उसके सूत्र याद कर चुके हो। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उसमें संबंध क्या होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। और अगर समांतर हैं तो उनका अनुपात बराबर होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो चलिए अभी लंबवत और समांतर से संबंधित दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल 5 है बच्चों, पेज नंबर 127 का। के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, फिर रिपीट कर दूं मैं, अभी हम नवबोध प्रकाशन का बुक सामने रख करके बता रहे हैं आपको। जो पेजिंग बता रहे हैं वो नवबोध प्रकाशन के पेज में मिलेगा आपको। दूसरे राइटर के बुक में
अन्य किसी पेज में मिलेगा तो आप इस वीडियो को देख करके मिला सकते हैं। हम नवबोध प्रकाशन का ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं, ये पहला रेखा है तथा ये दूसरा रेखा है, दोनों लंबवत हैं। पहले से बोल दिया कि दोनों लंबवत हैं तो के कितना होगा। और अगर मान लो के का मान दे दिया होता यहाँ पे पहले से, तो पूछता कि बताइए कि दोनों लंबवत हैं कि नहीं। ठीक, तो अभी हम देख चुके हैं कि लंबवत का क्या शर्त है। देखें आगे इस रेखा को ध्यान से देखो, दोनों सममित रूप में है कि नहीं। तो देखो x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 के फॉर्म में है, यानी कि सममित रूप में है। दूसरा वाला x माइनस x2 अपान क्या लिखोगे a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको दिख रहा है। ये है a1 b1 c1 3 माइनस 20/3 और 2k, और सेकेंड में a2 b2 c2। तो यहाँ पर आप पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान देख करके लिख लेंगे। अब कंडीशन बोला है कि दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत का कंडीशन क्या है, उनके दिक् अनुपात के गुणा का योग 0 होता है। तो पहले से हम 0 लिख देंगे, यहाँ चेक नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले से लिख देना है कि हम जानते हैं कि दी हुई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो या कहेंगे कि दी हुई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं यदि इनका योगफल 0 है, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का योगफल 0 होना चाहिए। अब चूंकि पहले से बोल दिया है लंबवत, इसलिए हम पहले से बराबर 0 लिख देंगे। और अगर आपको चेक करना होता लंबवत है कि नहीं, तो आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते और कैलकुलेट करते। अगर इसका मान 3 आता तो आप बोलते कि 0 नहीं आया, इसलिए लंबवत नहीं है। तो अभी हम लंबवत है, पहले से क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 0 लिखेंगे। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिख देंगे। स्पष्ट है कि इसका मान के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है आपको। तो यहाँ पर जो मान है रख देंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको के का मान कुछ न कुछ मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे के का मान मिल रहा है -10, तो के का मान -10 हो गया। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि बताइए अगर ये लंबवत हैं तो के का मान लैम्डा का मान क्या होगा, तो आप ऐसा निकाल लोगे। अगर आपको ऐसा नहीं पूछना चाहता तो के का मान -10 दे देता और पूछता कि बताइए कि ये समांतर है कि लंबवत है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता, देखो यहाँ पर के का मान -10 होता, यानी -20 हो जाता। ये -20 दिया होता और ये 20 दिया होता, और पूछता बताइए कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं कि नहीं। तो काम वही करते आप, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का योगफल निकालते, और योगफल निकालने के बाद देखते कि 0 आ रहा है तो लंबवत, नहीं आ रहा है तो लंबवत नहीं है। आशा ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। जैसे इसी प्रकार से अगर पूछना चाहे तो देखिए एग्जाम्पल 3, यहाँ पर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो इसके लिए वही करना है आपको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना आता है निकालना है। तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अगर 0 आ गया तो लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए कि लंबवत है बोला मतलब जरूर 0 आएगा। जैसे नेक्स्ट पेज में देखें हम, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखा गया तो कैलकुलेट होके आया 0, यानी लंबवत हैं। इसी को बच्चों आपको पूछा जाता है बताइए कि ये समांतर है कि नहीं। तो समांतर के लिए अभी सेम काम, और शर्त क्या बताया था मैं, अभी आप जो लिखे हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं चेक करते हो। तो समांतर के लिए क्या बताया था मैं, a1 बाई a2 प्लस b1 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो वो समांतर है। तो चूंकि समय कम है इसीलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें फास्ट बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ें डाउट होंगी आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके आप अच्छे से फिर समझ सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अभी निकाल के बताता हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या आता है। देखें समांतर होने का शर्त जैसे बताया था मैं भी, a1 बटे a2 इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2 के, इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। अब किसी क्वेश्चन के लिए हम निकाल के देखते हैं, इसी क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं कि समांतर है कि नहीं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रखते हैं तो देखें क्या होता है। अब यहाँ पे देखें a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकालना है। तो a1 बटे a2 क्या दिख रहा है 7/1, b1 बटे b2 क्या दिख रहा है -5/2, और c1 बटे c2 क्या दिख रहा है 1/3। क्या तीनों इक्वल है? नहीं, अगर तीनों इक्वल होता तो समांतर होता, इसलिए ये क्या है समांतर नहीं है। अब आगे हम देखेंगे
रेखा के असममित रूप को सममित रूप में चेंज करना। असममित रूप क्या होता है ये भी देख चुके हो आप पिछले वीडियो में, और सममित रूप क्या होता है देख चुके हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो आप रिवर्स करके देखना, पॉज करके देखना। जितने फार्मूले हैं, फार्मूला का जो वीडियो एक बना के भेजे थे उसको आप ध्यान से देखोगे। जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो देखे हैं उनको सबको फार्मूला याद है। तो अगला हम एक क्वेश्चन देखेंगे, असममित रूप का सममित रूप में परिवर्तन कैसे करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 135 का उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2y + 3z = 4 और 2x - 3y + 4z = 5 से निरूपित होने वाली रेखा का सममित समीकरण या सममित रूप ज्ञात कीजिए। अभी आपको पता है कि अलग अलग हम पूछें, ये अलग से पूछें ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये समतल है, क्योंकि ये कैसा लिखा है ax + by + cz = d या प्लस d = 0 जैसा। ये समतल के व्यापक रूप में है, ये भी समतल के व्यापक रूप में है। तो अलग अलग पूछें तो ये क्या है, समतल बोलोगे, और ये भी समतल, लेकिन दोनों एक साथ क्या हैं तो रेखा को निरूपित करते हैं। दो समतल एक साथ एक रेखा को निरूपित करते हैं और वो कहलाता है असममित रूप। ऐसी कुछ सममित रूप में पूछा है। सममित रूप जानते हो आप, x - x1/a = y - y1/b z - z1/c, ये सममित रूप है। और दो समतल एक साथ लिख देंगे, वो असममित रूप है। तो असममित रूप को सममित रूप में कैसे बदलना है ये देखेंगे। एक चित्र से पहले समझिए, दो समतल एक साथ एक रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं देखिए। मान लो ये एक पहला समतल दिख रहा है और ये दूसरा समतल दिख रहा है। दो दीवार की कल्पना करो आप, तो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है किसी कमरे का, तो ये एक समतल है, ये एक समतल है। दोनों समतल एक साथ रख दिए तो देखो दोनों समतल कट रहे हैं आपका यहाँ पर। तो दोनों समतल कटने से क्या बन रहा है, एक रेखा, ये वाला रेखा आपको दिखाई दे रहा है, दो समतल के मिलने से बना है। ठीक है, तो इस रेखा के समीकरण को आपको निकालना है, वो कहलाता है असममित रूप। तो दो समतल एक साथ हम लिख दें तो वो असममित रूप कहलाता है। अब ध्यान देंगे कि हर एक समतल का एक अभिलंब होता है। जैसे इस समतल का एक अभिलंब है और इस समतल का एक अभिलंब है। तो इस समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात समतल के समीकरण से मिल जाएगा, इसका दिक् अनुपात मिल जाएगा। अब दोनों समतल का अभिलंब क्या कर रहा है, इस रेखा के लंबवत हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये एक रेखा है, ये रेखा इस दोनों समतलों के मिलने से बना है। ठीक है, तो इस रेखा पे लंब कौन कौन सा होगा, इस रेखा पर लंब कौन सा होगा, जो इस समतल पर लंब है वो भी रेखा पर लंब होगा, जो इस समतल का अभिलंब है वो भी इस रेखा पर लंब होगा। इस बात को ध्यान देंगे। मान लो कोई रेखा होता है, ये मान लो कोई एक समतल है, इसमें कोई रेखा है, इसमें कई रेखाएं ले लेते हैं, दो ले लिए, तीन रेखा ले लिए, तीन रेखा दिखाई दे रहा है, और एक इस कागज पर तीन रेखा बना हुआ है। अब एक खड़ी पेन की कल्पना कीजिए, यहाँ पर एक पेन लंबवत है इसके ऊपर। तो इस समतल के ऊपर कोई एक लंब रेखा है, मान लो पेन कोई लंब है इसमें, इस समतल के ऊपर। तो इस समतल पर जो लंब है वो इस रेखा पे भी लंब होगा, इस रेखा पे भी लंब होगा, इस रेखा पे भी लंब होगा। ठीक है, इस समतल पर स्थित समस्त रेखाओं पर लंब होगा। इस बात को समझ पाए आप। जैसे ये ढक्कन की बात करें, एक पेन लंबवत है, ये इस कागज के लंब है, इस समतल के ऊपर भी लंब है, देखो इस समतल के ऊपर लंब है, तो इस समतल पर स्थित जितने भी रेखाएं हैं सब पर लंब है। इस चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये एक समतल आपको दिखाई दे रहा है, इस समतल पर ये पेन का ढक्कन लंब है, खड़ा हुआ है, यानी कि लंबवत है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये लंबवत है, थोड़ा सा सरफेस प्लेन नहीं है, ये लंब है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इस रेखा पर लंब है कि नहीं, तो बोलोगे, क्योंकि इस पेन को मैं खिसकाते हुए यहाँ लाऊंगा तो इस रेखा पर भी लंब है, देखिए। ठीक है, मान लो रेखा ऐसा बना हुआ है तो भी समतल पर लंब है, तो यहाँ ले जाओ तो वो भी उस पर लंब होगा। मान लो रेखा ऐसा बना हुआ है तो भी लंब होगा। इससे क्या समझे कि समतल का अभिलंब इस समतल के सभी रेखाओं पर लंब होता है। समझ गए इस बात को। तो सेम यहाँ पे भी आइए, ये दो समतल के मिलने से ये एक रेखा एल बना हुआ है। ठीक है,
तो ये रेखा कहाँ पर स्थित है मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे? ये रेखा पहले समतल पर भी स्थित है और दूसरे समतल पर भी स्थित है, क्योंकि दोनों समतल से मिल के बना है। ठीक, तो पहले समतल का अभिलंब भी इस रेखा पर लंब होगा और दूसरे समतल का अभिलंब भी इस रेखा पर लंब होगा। इस बात को आप पॉज करके रिवर्स करके अच्छे से फिर समझ लीजिएगा। ठीक, फिर एक बार समझा रहा हूँ। दो समतल के मिलने से जो रेखा बना, उस रेखा पर पहले समतल का अभिलंब भी लंब होगा और दूसरे समतल का अभिलंब भी लंब होगा। तो अब यहाँ पर हम लंब का शर्त लगाएंगे 2 बार। इस समतल के लिए भी पहले समतल में भी लंब का शर्त लगाएंगे और दूसरे समतल में भी लंब का शर्त लगाएंगे। और लंब का शर्त अभी देख चुके हो आप, क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों समतल के मिलने से जो रेखा बना, उस रेखा का दिक् अनुपात LMN है। तो ये रेखा जो दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक रेखा। इस रेखा का दिक् अनुपात मान लो क्या है? LMN है। माना दोनों समतलों के मिलने से प्राप्त रेखा का दिक् अनुपात या दिक्कोज्य कोई भी ले सकते हो, उसका दिक् अनुपात भी मान सकते हो, दिक्कोज्य भी, वो मान लो LMN है या ABC भी मान सकते हो। अब पहले समतल का दिक् अनुपात क्वेश्चन से देख के लिखेंगे और दूसरे समतल का दिक् अनुपात भी देख के लिखेंगे। तो देखिए पहले समतल का दिक् अनुपात, पहला समतल का इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4। तो ABC को ही दिक् अनुपात कहते हैं। ये कैसा है? ax प्लस by प्लस cz। इससे डी से मतलब नहीं हमको। ax प्लस by प्लस cz। तो a क्या है? 1, b क्या है? -2, c क्या है? 3। तो पहले समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या है? 1 - 2 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 - 2 3। सेम दूसरे समतल का भी देख के लिख सकते हो। दूसरे समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है 2 - 3 4। ये आप लिख लिए। अब ध्यान देंगे, ये पहले समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात, पहले समतल का दिक् अनुपात मतलब उसका अभिलंब का दिक् अनुपात ना, हम अभिलंब शब्द नहीं लिख रहेंगे तो आप लिख लोगे। ये दूसरे समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात और ये उस रेखा का दिक् अनुपात है। कौन सा रेखा? जो दोनों समतल के मिलने से बना है, असममित रूप वाला रेखा का दिक् अनुपात। तो अभी बता चुका था मैं कि पहले समतल का अभिलंब भी उस रेखा पर लंब होगा और दूसरे समतल का अभिलंब भी उस रेखा पर लंब होगा। तो ये दी गई रेखा का दिक् अनुपात है और ये दिए गए पहले समतल का है। तो इन दोनों में क्या संबंध लगेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सूत्र क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है? A1 का मान 1 है और A2 का मान L है। तो 1 इंटू L यानी कि L प्लस B1 B2 m इंटू -2 या -2 इंटू m। तो क्या हो जाएगा? ये -2m। अब C1 C2 कर दो तो 3n। इस प्रकार से क्या मिला? एक इक्वेशन मिला LMN का, या ABC लिखना चाहोगे तो ABC का। ये कैसे मिला? पहले समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा उसके द्वारा, इस सूत्र से। यही सूत्र आप दूसरे समतल के लिए लगाओ। तो दूसरे समतल के लगाएंगे तो क्या होगा? 2 इंटू L -3 इंटू M और प्लस 4 इंटू N इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन। तो प्राय इससे संबंधित हर क्वेश्चन में यही काम करना है। इससे रिलेटेड जब भी असम्मित को सम्मित में चेंज करना है तो इस प्रकार से काम करना है। इस प्रकार दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 और 2। अब LMN का मान निकालना है। LMN का मान निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से। हम यहाँ पे वज्र गुणन मेथड से करते हैं, LMN का मान निकालते हैं। LMN का मान निकलेगा यानी कि अभिष्ट रेखा का दिक् अनुपात मिल जाएगा। और दिक् अनुपात मिला तो फिर हम उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु निकालेंगे और उसके बाद फिर सम्मित रूप प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब वज्र गुणन मेथड से कैसे हल करते हैं, मान लो कोई भूल गए हैं तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है, LMN। तो L अपान इक्वल टू M अपान इक्वल टू N अपान। अब L के नीचे क्या होगा, ध्यान देंगे। L के नीचे L वाला फैक्टर नहीं रहेगा, ये छूट गया। M और N के गुणांक रहेंगे। L के नीचे याद रखिएगा L का गुणांक नहीं रहेगा, M और N का गुणांक रहेगा। इसमें ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर
गुणा करेंगे हम। तो ऊपर से नीचे गुणांकों को m और n के गुणांकों को लेना है, m और n को नहीं लेना है, ध्यान देना। इसमें m का गुणांक क्या है -2, तो -2 इंटू 4, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे -2 इंटू 4, फिर बीच में माइनस और उसके बाद इसको गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो इनका गुणांक क्या है -3 और 3, यहाँ लिखेंगे -3 और 3। तो इस प्रकार से एल को सॉल्व करेंगे, तो एल को सॉल्व करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट मिलना है। तो एल कैसे लेते हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। अब एम को ध्यान दीजिएगा, एम में उल्टा लेना पड़ता है। एम में अब एम वाला गुणांक नहीं रहेगा, एल और एन का गुणांक रहेगा। तो इसमें क्या लेंगे, उल्टा, नीचे से ऊपर पहले लेंगे फिर ऊपर से नीचे। तो देखो नीचे से ऊपर लो तो 2 इंटू 3, याद रखना एल और एन को नहीं लेना है, गुणांकों को। 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 और 3, फिर माइनस ऊपर से नीचे को लो। अब तो ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 इंटू 4, तो 1 4 ये हो गया। अब n की बात करें तो n में फिर वही शुरू के जैसा होगा, ऊपर से नीचे पहले फिर नीचे से ऊपर। तो l में ऊपर से नीचे से स्टार्ट होगा, n में भी ऊपर से नीचे से स्टार्ट होगा, लेकिन m में नीचे से ऊपर वाला स्टार्ट होगा। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, इस प्रकार से लेना है। तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिन्ह का गलत हो जाएगा और सारे फिगर उल्टे आएंगे। तो एम में उल्टा काम करना है, ध्यान देना है। तो पॉज करके वीडियो को अच्छे से आप समझ सकते हैं एक बार और। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, एल के नीचे एम के नीचे कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। इस प्रकार से हम सॉल्व किए तो l/1, m/2, n/1 आया, n और तीनों इक्वल है, मान लो k के इक्वल है। तो l का मान k, m का मान 2k, n का मान k। तो पहला चीज़ मिल गया कि जिस रेखा को ज्ञात करने वाले हो उसका दिक् अनुपात या दिक् कोज्या क्या है, ये प्राप्त हो गया। अब रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए कौन से बिंदु से गुजरता है रेखा, ये भी पता होना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे अगला कि वह रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी रेखा असंख्य बिंदुओं से गुजरता है, तो आपको उसमें से कोई भी एक बिंदु निकाल लेना है। अब इसमें हर बच्चे का अलग अलग बिंदु हो सकता है। 3 प्रकार का इसका बिंदु आप निकाल सकते हो, कोई x के संदर्भ में, कोई y के संदर्भ में, कोई z के संदर्भ में। कैसे निकालते हैं बताऊंगा मैं भी। मतलब इसमें 3 प्रकार के आंसर आएंगे, बिंदु 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। असंख्य बिंदु होते हैं लेकिन केवल 3 बिंदु को आप अभी निकाल पाओगे। किसी एक तरीका का अप्लाई करना है आपको, कैसे करते हैं देखिए। अब जैसा बता चुके कि एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, मान लो किसी एक बिंदु को निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हो कि वो बिंदु मूल बिंदु भी हो सकता है, x निर्देशांक 0 है वो वाला भी हो सकता है, y निर्देशांक 0 है वो भी हो सकता है, z निर्देशांक 0 वाला भी हो सकता है। तो हमको सबसे सुविधा जाता है कोई भी एक निर्देशांक को 0 लेके चलेंगे। मान लो मैं एक बिंदु पता करना चाहता हूँ जिसका z निर्देशांक 0 है, तो x और y निर्देशांक आपको खोजना पड़ेगा। अगर कोई y को 0 मानता है तो x और z को खोजना पड़ेगा, कोई x को 0 लेता है तो y और z खोजेगा। तो मान लो मैं z को 0 लिया हूँ और अन्य 2 बिंदुओं को खोजना चाहता हूँ, तो उसके लिए करेंगे कि माना z इक्वल टू 0। अतः अब z इक्वल टू 0 कहाँ रखेंगे हम, दोनों समतलों में रखेंगे। ठीक है, दोनों समतलों में रखेंगे तो क्या होगा, पहले समतल में रखते हैं तो पहला समतल आप देखो क्या है, x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो z की जगह हम 0 रखोगे तो 3z तो नहीं रहेगा, z खत्म हो गया। तो x - 2y इक्वल टू 4। और सेकंड समतल आप देखोगे बदल जाएगा। वो सेकंड समतल में है 2x - 3y प्लस 4z है, तो z वाला तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये 2 नया इक्वेशन मिला, इसको मान लेते हैं, मान लो इक्वेशन 3 और 4। अब पता है z तो मिल गया 0, z तो आप खुद माने हो 0। अब x और y को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, किसी से हल करके x y का मान निकाल लेंगे तो आपको ये a का पूरा मान मिल जाएगा। तो देखें इन दोनों को हल करना जानते हो, अब इन दोनों को हल करके x y का मान निकाल लोगे। अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि मान लो x y का मान इस प्रकार से है। अब बच्चों इसको हल करेंगे, विलोपन विधि सबसे सरल पड़ता है, 2 चर वाला। तो हल करेंगे तो x का मान -2 मिला और y का मान -3 मिला। इस प्रकार से कोई ना कोई मान मिलेगा। अब इस रेखा पर स्थित कोई एक विशेष बिंदु हमने निकाल दिया, x का मान -2, y का मान -3, z आपने 0 माना था।
किसी एक को जीरो मानने पर ही आपको मिलेगा। अगर मान लो कोई एक्स को जीरो मानता है तो उसका वाई और जेड कुछ और आएगा, कोई जेड को जीरो मानता है तो 3 मेथड है। तो ये बिंदु भी मिल चुका। अब हमको पर्याप्त डाटा मिल चुका। कोई भी रेखा का सममित रूप निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए होता है बस, किस बिंदु से गुजर रहा है और उसका दिक् अनुपात या दिक्कोज्या क्या है। तो हम सूत्र लिखते हैं, देखिए सममित रूप का सूत्र जानते हो आप। ये देखिए रेखा का सममित रूप x माइनस x1 अपान एल, वाई माइनस वाई1 अपान एम, जेड माइनस जेड1 अपान एन। नीचे दिक् को जी एल एम एन या आई बी सी लिखना चाहोगे तो x माइनस x1 अपान ए, इसके नीचे बी और सी, तो ए बी सी दिक् अनुपात, एल एम एन दिक् कोज्या, तो कुछ भी आप लिखो। अब इनका मान तो निकाल चुके हो आप। इस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु क्या है, x1 y1 z1, जो कि आप निकाल चुके हो। ये -2 -3 0 रख देंगे वहाँ। और इस रेखा का दिक् अनुपात एल एम एन ऊपर निकाल चुके हो आप, एल एम एन उसको रख देंगे। तो ये आपका फाइनली रेखा का असममित रूप से सममित रूप बन गया। इसका मान रख देते हैं। अब यहाँ मान रखेंगे तो x माइनस x1 का मान -2 है, y1 का मान -3 है और z1 का मान 0 है। नीचे एल एम एन ऊपर निकाल चुके हो, k 2k और k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये k कैंसिल, तो नीचे 1 2 1 और ऊपर x + 2 y + 3 और z। यही आपका सममित रूप होगा। तो ये सममित रूप ऐसा है। ये सबको समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, अक्सर पूछा जाता है इसको। पेज नंबर 136 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये कह रहा है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि रेखाएं x = ay + b, z = cy + d, मतलब ये एक रेखा है, और x = a y + b, z = c y + d परस्पर लंब है। ये पहला रेखा और दूसरा रेखा दोनों परस्पर लंब है, ये आपको पता करना है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उसमें क्या शर्त होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, जबकि वो दोनों सममित रूप में होना चाहिए। तब a1 b1 c1 कहाँ से पता करते हो, जब रेखा का सममित रूप है तो नीचे में a b c होता है, यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2। जैसे कि ऊपर देखो, ये x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c का जो सूत्र दिख रहा है, इसमें ये नीचे जो होता है वही रेखा का दिक् अनुपात होता है। लेकिन चूंकि ये अभी जो दिख रहा है आपको लग रहा है कि ये तो रेखा नहीं है, रेखा तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी देख चुके हो जस्ट दो रूप होता है ना रेखा का, असममित रूप और सममित रूप। तो समतल के रूप में जब लिखा होता है तो वो असममित, और इस रूप में लिखा होता है तो सममित। तो देखो ये क्या है, x = ay + b, यानी ये एक समतल है। कैसे पहचाने ये समतल है, क्योंकि ax + by + cz + d = 0 के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर आपको z नहीं दिख रहा है, ठीक है, 0 × z रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। x का पद है और y का पद है और z का पद है, तो वो क्या है, समतल। ax + by + cz के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ z नहीं है, x और y है, यानी ये एक समतल है, कामा इसमें x नहीं है, y और z है, तो ये एक समतल है। तो ये दोनों समतल एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि ये एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। पहला समतल कामा दूसरा समतल। तो दोनों अलग अलग पूछेंगे तो बोलोगे समतल है, ये समतल ये समतल, लेकिन इकट्ठा में पूछो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, तो रेखा का असममित रूप बोलते हैं इसको। सेम ये दोनों भी समतल है, ये दोनों मिलके भी क्या बनाएगा, रेखा का असममित रूप। तो पहले इन दोनों असममित को सममित में चेंज करेंगे। अभी असममित को सममित में चेंज करने वाला जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल में देखे हो। तो चूंकि वहां पर क्या था, तीनों चीज था, x y z तीनों था, ठीक है। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे x y z तीनों था, यहाँ पे x नहीं है। तो जब किसी में एक कम होता है, जैसे z नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो इस असममित को सम्मित बनाना और सरल है। अगर ये तीनों होता तो अभी जस्ट पहला वाला एग्जाम्पल देख चुके हो, उससे करोगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। ये दोनों अलग अलग समतल हैं, एक रेखा में कैसे बदलेंगे अभी देखते हैं। स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि दो समतल रेखा के असममित रूप को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों समतल रेखा के असममित रूप को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको थोड़ा सा बदल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो x
और b इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस बी इक्वल टू ए वाई। अब x माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं, ये a गुणा इधर आके भाग, ये हो गया। सेम दूसरे को भी लिखेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा सेम z माइनस डी अपान सी इक्वल टू वाई, सेम इसके जैसा ये भी हो जाएगा। अब इसके इक्वल टू वाई है, इसके इक्वल टू वाई है, तो तीनों इन सबको मिला के क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं इतना इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू इतना, तो इनको मिला करके ऐसा लिख सकते हैं वाई 2 बार आया है, इसके इक्वल टू वाई, इसके इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू ये भी है, वाई इक्वल टू ये भी है। अब इस y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस जीरो, वाई के नीचे कुछ नहीं है यानी क्या है 1 है, तो y माइनस जीरो अपान 1 लिख सकते हो। और ये तो पहले से है z माइनस डी अपान सी और x माइनस बी अपान ए। तो देखो डायरेक्टली अब आपका ये सममित बन गया, बहुत ही 2-3 स्टेप में, क्योंकि इसमें एक z नहीं था पहले समतल में और दूसरे समतल में x नहीं था, एक एक कम रहेगा तो आसानी से ऐसा बदल लेंगे, और पूरा रहेगा तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हो। तो ये मिल गया बच्चों पहला रेखा सममित रूप में, ठीक है। मतलब ये जो दो समतल थे, ये पहला समतल था, दूसरा समतल, दोनों समतल मिलके एक रेखा बनाता है, वो असममित रूप कहलाता है, और इसको हमने अभी अभी क्या चेंज कर लिया, सममित रूप। तो सेम इस सेकंड वाले समतल और थर्ड और फोर्थ समतल, तीसरा और चौथा समतल मिलके भी तो एक रेखा बनाएंगे, और वो रेखा भी सममित रूप में इसी के जैसा एक होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि अन्य दो समतल के भी रेखा कैसे होंगे। ये पहला रेखा का सममित रूप हो गया, और सेम दूसरे रेखा का सममित रूप क्या होगा, चूंकि दूसरे वाले दो समतल में ए बी के जगह में क्या लिखा है, ए डैश बी डैश, और सी डी की जगह में सी डैश डी डैश। तो सेम पहला वाला रेखा जब ऐसा बना तो जहाँ ए बी सी डी दिख रहा है वहाँ उनका डैश होगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो सेम उसी प्रोसेस से आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब दो रेखा का सममित रूप मिल गया। अब आप जानते हो कि दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं और कब नहीं होती हैं। अब उस शर्त से अब आप इसका प्रतिबंध निकाल सकते हो। लंबवत होने का शर्त a1 a2 b1 b2 c1 c2 का योगफल 0। a1 b1 c1 का मान ये पहले वाले रेखा से, a1 का मान ये है, b1 का मान ये है, c1 का मान ये है, और a2 b2 c2 का मान, a2 का मान a डैश, b2 का मान 1, c2 का मान c डैश, इन सबको रख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, a1 a2 का मान है a और a डैश, तो ये हो जाएगा a डैश, प्लस b1 b2 दोनों का मान 1 1 है, तो 1 इंटू 1, प्लस c1 c2 का मान है c और c डैश इक्वल टू 0। तो आगे हो जाएगा ये a डैश प्लस c डैश इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और उधर जाएगा तो -1। तो ये एक प्रतिबंध मिला, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, ये एक प्रतिबंध मिला। और इसको प्रूव करने के लिए भी पूछ चुका है, इसको ऐसा पूछ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को, कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो ए डैश प्लस सी डैश इक्वल टू -1 होता है। ये प्रूव करने के लिए भी पूछ चुका है। प्रूव करने के लिए दिया रहता है तो आंसर पता है कि हाँ इतना लाना है, लेकिन यहाँ पर प्रूव करने के लिए नहीं बोला था, प्रतिबंध निकालो बोला था, तो यही प्रतिबंध है। वेरी IMP अच्छा क्वेश्चन है, इसका अभ्यास करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 1040 का। ये कह रहा है कि बिंदु 1 3 4 का समतल पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। एक समतल दिया है 2x - y + z + 3 = 0 पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर, अच्छे से समझें। ये एक समतल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x - y + z + 3 = 0, और एक बिंदु है P 1 3 4। तो इस P का इस समतल पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक, आप कल्पना कीजिए कि ये एक दर्पण है, आप दर्पण के उस ओर खड़े हैं, ठीक, ये आपका चेहरा है। तो ये किसी वस्तु का बिंदु का निर्देशांक बोलो या कोई चेहरा है बोलिए, इसका प्रतिबिंब किसी दर्पण पर निकालना है। तो आप सोचिए कहाँ पे होता है उसका प्रतिबिंब। कल्पना करो आप दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ नजर आएगा, दर्पण के अंदर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर अंदर नजर आएगा, आता है। जैसे देखिए ये P बिंदु है, इसका प्रतिबिंब खोजना है आपको। ये समझिए एक दर्पण है, ये दर्पण कागज में ऐसा लेटा हुआ है, आप इसको आढ़ा समझिए, ऐसा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा दर्पण है, समझ जाओ, ठीक है।
तो आपको पता है कि इस स्केल को एक दर्पण माने, स्केल से 2 सेंटीमीटर ऊपर पी है मान लो, तो प्रतिबिंब पी का प्रतिबिंब नीचे क्या होगा, 2 सेंटीमीटर नीचे होगा। ठीक, तो ऐसा ही समझे, देखें कि ये यहाँ तक तो आया, यहाँ तक तो दर्पण है। अब दर्पण के अंदर इधर इस आसपास पी डैश मान लो, तो पी डैश ही क्या होगा, इस पी का प्रतिबिंब होगा। इस बात को समझ पाए। मान लो एक दर्पण है, सोचो इधर कोई वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर रहेगा वस्तु, दर्पण से अंदर उतना अंदर लगेगा। तो इसका निर्देशांक आपको पता करने के लिए कहा गया है कि P का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक, इस समतल पर प्रतिबिंब, समतल को एक दर्पण मान करके आप चलें और उसका प्रतिबिंब पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखें। प्रतिबिंब निकालने के लिए बच्चों देखो, ये P और P डैश के बीच में ठीक यहाँ पर एक बिंदु है जो समतल पर स्थित है। आप सबको पता है कि दर्पण से जितना ऊपर होगा, दर्पण से नीचे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा। तो इसको हम मान लेते हैं Q। तो पहले Q बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। P डैश प्रतिबिंब निकालने के लिए पहले Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक रेखा पर 3 बिंदु हैं A, B, C, तो A और B का निर्देशांक पता है तो C का निकाल सकते हो, A और C का पता है तो B का निकाल सकते हो। इस तीनों बिंदु में से 2 का निर्देशांक पता होना चाहिए तो तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरे का निकालना मतलब जरूर ये पहला बिंदु का निर्देशांक पता है, Q का निर्देशांक अब निकालेंगे। अब Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके 2-3 पहले एग्जाम्पल में एक वीडियो इसी वीडियो में देखे थे हम 2-3 क्वेश्चन पहले कि ये बिंदु कैसे निकालते थे। याद कीजिए, ये बिंदु मतलब रेखा और समतल का कटान बिंदु। पहला एग्जाम्पल था, सबसे शुरू वाला एग्जाम्पल आज जो देखे थे। तो समतल और रेखा का कटान बिंदु निकालेंगे उसी मेथड से। अब आपको पता है कि समतल और रेखा का कटान बिंदु निकालने के लिए समतल मतलब ये रेखा कौन से बिंदु से जाता है वो पता होना चाहिए, और उस रेखा का दिक् अनुपात। इस रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, जो इस समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। तो इस समतल का अभिलंब मान लो ये है, हर एक समतल का एक अभिलंब होता है आपको पता है। तो इस समतल का अभिलंब ये लाल कलर में दिखाई दे रहा है, और इस समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या है, 2 - 1 और 1। ये ax + by + cz के फॉर्म में है, तो a b c ही दिक् अनुपात होता है ना। तो इसका दिक् अनुपात क्या है, 2 - 1 और 1। ये किसका दिक् अनुपात है, थोड़ा किनारे करते हैं, इस समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात। अब मैं पूछूं कि पी क्यू से जाने वाला रेखा, इसका दिक् अनुपात क्या है, तो इसका दिक् अनुपात भी यही होगा, क्योंकि 2 समांतर रेखा के दिक् अनुपात अनुपातिक होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपातिक होते हैं। तो इसका 2 - 1 1 है, तो इसका क्या होगा, 2k - k और k, मतलब k का मान कट जाएगा तो क्या मिलेगा, वही। इसलिए समतल के अभिलंब का जो दिक् अनुपात है वही इसका भी होगा। तो इसका भी दिक् अनुपात हम लिख देते हैं 2 - 1 और 1, ये दिक् अनुपात है। अब इस रेखा को निकाल सकते हो। किसी भी रेखा को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है कि वो कौन से बिंदु से जाता है और उसका दिक् अनुपात क्या है, तो दोनों मिल गया। तो अब पी क्यू से जाने वाला रेखा नीचे निकालते हैं। अब पी क्यू से जाने वाली रेखा का समीकरण जानते हो आप, x - x1/a = y - y1/b = z - z/c। अब x1 y1 z1 पता है, कौन सा, वो बिंदु P जिसका प्रतिबिंब निकालना है, वो इस रेखा पर स्थित है। तो उस रेखा पर स्थित बिंदु क्या है, x1 y1 z1। तो x - x1 का मान 1 है, y - y1 ये 3 है, और z1 का मान 4 है। तो ऊपर हो गया x1 y1 z1 का मान। अब नीचे क्या होगा, a b c, यानी कि उस रेखा का दिक् अनुपात। तो उस रेखा का दिक् अनुपात वही होगा जो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। तो ऊपर लिख चुके हैं कि समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात यानी कि रेखा का दिक् अनुपात क्या है, 2 - 1 और 1। ठीक, तो ये रेखा मिल चुका। अब इस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे माना k। आपकी बुक में लैम्डा दिया है, लैम्डा k को भी मान सकते हो गामा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको k। तो k मानेंगे तो x y z का मान मिलेगा, जैसे कि ऊपर निकाले थे। तो इसके बाद हम x y z निकालेंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान मिलेगा 2k + 1। इसी प्रकार से y का मान ये और z का मान ये। मान लीजिए कि ये जो बिंदु मिला है
वो कौन सा बिंदु है? रेखा पर स्थित कोई एक व्यापक बिंदु है और मान लो वो बिंदु है कटान बिंदु Q। तो माना Q का निर्देशांक x y z को लिख दो, तो Q का निर्देशांक हो जाएगा 2k+1 -k+3 और k+4। ठीक, तो ये Q क्या है? उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। तो ऊपर वाला चित्र फिर देखें आप, यहाँ पर ये दिया गया समतल है, इस समतल का विलंब ये है और इस समतल के ऊपर बिंदु P है जिसका प्रतिबिंब निकालना है, इसलिए हम P से आगे लंबवत बनाते हुए P' तक पहुँच गए और Q समतल और रेखा का कटान बिंदु है। तो Q हम पहले निकालेंगे बोले थे, तो Q अभी निकल चुका, Q का व्यापक रूप निकल चुका है। ठीक है, अब Q का विशेष मान निकालेंगे। अब ये Q जैसे कि पहले एग्जांपल में देखे थे, ये Q क्या है? समतल और रेखा का कटान बिंदु, यहाँ पे कट रहा है दोनों, तो ये कटान बिंदु मतलब जरूर Q का निर्देशांक रेखा पे भी होगा और समतल पे भी होगा, मतलब Q समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अभी हमने जो Q निकाला है उसको इस दिए गए समतल में रख के हम उस K का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ x y z के जगह हम वही रखेंगे Q के निर्देशांक को। तो देखते हैं क्या मिलता है K। स्पष्ट है कि यह समतल में भी स्थित होगा, ये वाला कटान बिंदु Q। तो समतल का समीकरण ये है, इसमें x y z के जगह में उस Q के निर्देशांक को उस रेखा पर स्थित व्यापक बिंदु के निर्देशांक को रखते हैं, तो ये कट फिट के K का मान देगा। इस प्रकार बच्चों इसको सॉल्व कर लेना आप। इसको सॉल्व करोगे तो K का मान कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लो मिला K का मान -1। अब K का मान मिल गया तो Q जो अभी K के रूप में था, यानी कि सभी बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहा है, अब K का स्पेशल मान मिल गया -1, उसको यहाँ रख दो तो Q का विशेष मान मिल जाएगा, Q का वास्तविक मान मिल जाएगा। तो K की जगह में -1 रखो तो क्या हो जाएगा? -2 + 1 यानी -1। x निर्देशांक -1 मिला, -1 यहाँ रखो तो ये +1, 3 और 1 हो गया 4, यहाँ पे -1 रखो तो 4 - 1 यानी 3। तो ये Q का निर्देशांक मिल गया। ठीक है, अब Q का निर्देशांक जब मिल गया तो आप प्रतिबिंब यानी कि P' का निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर P का निर्देशांक था, Q का निर्देशांक अभी जो बीच में है वो निकाल लिया हमने। अब P' निकालेंगे, तो P' का निर्देशांक मान लो x y z है, तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो आपको पता है कि ये Q ठीक बीच में है, क्योंकि P का प्रतिबिंब P' है और Q ठीक बीच में होगा। तो चूंकि Q P' का मध्य बिंदु है, अतः अब मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हो? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप जानते हो, मान लो x निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होगा? x1 + x2/2। y निकालना है तो y1 + y2/2। जैसे ये मान लो ये x1 y1 z1 है और ये मान लो है x2 y2 z2, तो बीच वाला क्या होगा? x y z। तो x निर्देशांक कैसे होगा? इसका x इसके x के योग का आधा, y1 और y2 का आधा ये होगा, z1 और z2 का आधा ये होगा। तो इसी सूत्र से हम निकालते हैं, देखो तो 1 + x, देखो इसका x निर्देशांक 1 है, इसका x निर्देशांक x है, बटे 2 कितना होना चाहिए? -1। ठीक है, इससे x का मान निकल आएगा। अभी हम निकालेंगे। और y निर्देशांक के लिए देखो, इसका y क्या है? 3 प्लस इसका y क्या है? y बटे 2 इक्वल टू क्या होगा? 4। उसी प्रकार से तीसरा को भी कर लेंगे। चलिए इन दोनों को निकालते हैं। अब देखिए 1 + x निकालेंगे तो क्या होगा? 1 + x = 2 का -1 से इंटू -2, फिर x निकल आएगा। तो x क्या होगा? -2 और ये 1 भी उधर जाएगा तो -1 यानी कि -3। x का मान आया -3। उसी प्रकार से y का मान भी निकाल लेंगे और z का मान भी निकाल लेंगे। इस प्रकार P का प्रतिबिंब P' बराबर हो जाएगा x y z यानी कि -3 5 2। यही आपको पूछा गया था। तो अभी हमने एग्जाम्पल 4 में देखा किसी बिंदु का किसी समतल पर प्रतिबिंब। अगला एग्जाम्पल है 5 जिसको आप पढ़ेंगे, किसी बिंदु का रेखा पर प्रतिबिंब बोला गया है वहाँ पे, तो वो भी इससे मिलते जुलते हैं, आप ध्यान देंगे उसको। इस प्रकार बच्चों अभी हमने सरल रेखा से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखे कार्तीय रूप में।
अब हम इन्हीं को सदिश रूप में देखेंगे। तो सदिश रूप का सूत्र आप पहले वीडियो में याद कर चुके हो। अगले वीडियो हम सदिश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और सदिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में जो फिक्स है आते हैं, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी सदिश रूप में, ये 6 नंबर का प्रायः पूछा जाता है। ठीक है, यह पूछा जाएगा कि ये दो रेखाएं हैं, बताइए कि ये समतलीय हैं कि नहीं सदिश रूप में। तो सदिश रूप में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पहले से तैयारी में आइए, उनके फार्मूले याद करके आइए। ओके।